Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ई केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में हम अब कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर नंबर 1 को, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले हम देखेंगे कि अब तक हम इस चैप्टर में क्या पढ़ चुके हैं, यानी हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया। अब सबको पता है कि इस चैप्टर में हम इस वक्त जिस टॉपिक के ऊपर हैं दैट इज पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इन पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो हम रीड कर रहे हैं, आपको पता है हम इन 8 फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे हैं और इन 8 में से पहली 6 फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम मुकम्मल तौर पे स्टडी कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी नंबर 5 एंड 6 दैट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड और ऑक्सीडेशन स्टेट को हमने अपनी लास्ट क्लास में स्टडी कर लिया है। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड में आपको याद है कि पीरियड में जब हम जाते हैं तो ग्रुप 4 तक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं, देन डिक्रीज करते थे। अप टू ग्रुप 4 इंक्रीज कर रहे थे, देन डिक्रीज कर रहे थे इन शॉर्ट पीरियड। देन हमने ग्रुप में पढ़ा कि ग्रुप 1 से 4 तक ऊपर से नीचे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करते थे एंड ग्रुप 7 में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अप टू 5 to 7, 8 इंक्रीज करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट अपेरेंट चार्ज होता है किसी भी एटम के ऊपर और वो किस चीज पर डिपेंड कर रहा होता है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर। और कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा हो कि उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स और कितनी वैकेंसीज हैं। तो आज के इस नए टॉपिक के अंदर, इस नए लेक्चर के अंदर हम जो बाकिया 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं दैट इज 7th फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इसको स्टडी करेंगे। और इसमें मेन चीज हमारे पास हमने ट्रेंड को स्टडी करना है। और हम बात करेंगे लास्ट पे 8th फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी, और इसमें हमने 3 चीजों को स्टडी करना है, डेफिनेशन, फैक्टर एंड ट्रेंड को देखेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की तरफ। तो बच्चों इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस आपको भी पता है, जब भी कंडक्टिविटी की बात होती है, एनी एलिमेंट दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टर होता है, और जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती उसे इंसुलेटर कहते हैं या नॉन कंडक्टर कहते हैं। तो आपको ऑलरेडी पता है, चूंकि हम पीरियोडिक ट्रेंड्स को स्टडी करने जा रहे हैं, तो इसमें अगर हम देखें तो हमने किसको स्टडी करना है, ओवरऑल पीरियोडिक टेबल को स्टडी करना है। तो आपके सामने पीरियोडिक टेबल का एक जर्नल सा व्यू मैंने बनाया है, जिसमें ग्रुप 1A से लेके 8A को हम डिस्कस करेंगे। इस तरफ 1A है और इस तरफ 8A है, और सिर्फ नॉर्मल और ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कंडक्टिविटी के ऊपर भी बात करेंगे। अगर 1A, 2A, 3A, पहले इन 3 जो ग्रुप्स की अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिहाज से, पहली बात तो आप बच्चों को पता है कि जो मेटल्स हैं, मेटल्स दे आर कंडक्टर और नॉन मेटल्स दे आर नॉन कंडक्टर। जितने भी मेटल्स हैं ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मेटल्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती हैं और नॉन मेटल्स नॉन कंडक्टर होती हैं। क्या वजह है कि मेटल क्यों कंडक्टर हैं? बिल्कुल सही कहा कि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। चूंकि मेटल्स के पास अपने वैलेंस शेल के अंदर डीलोकलाइज्ड, वो जो घूमते रहते हैं, एक जगह नहीं रहते, फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नॉन मेटल्स आर द नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो एक बात तो क्लियर हो गई। अगर हम पीरियोडिक टेबल का ये वाला हिस्सा देखते हैं, यहां जहां पे मेटल्स हैं हमारे पास S, D ब्लॉक और F ब्लॉक, द मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड यहां पे अगर हम एंड में देखते हैं तो हमारे पास नॉन मेटल्स हैं एंड दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
अब जो कंडक्टर है 1A मुकम्मल तौर पे कंडक्टर है, 2A मुकम्मल तौर पे कंडक्टर है। ठीक है, जस्ट 1 2 की बात करें तो है तो सारे कंडक्टर, लेकिन ट्रेंड क्या है? तो इसमें ट्रेंड आप ये देख लें कि 1A और 2A में है तो सारे कंडक्टर, लेकिन कंडक्टिविटी क्या करेगी आप खुद बताएं, कौन सी ज्यादा अच्छी मेटल है? जब ऊपर में अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट्स लिख देता हूँ 1A के एलिमेंट्स, 1A के एलिमेंट्स क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ऑल दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ 1A ग्रुप। तो आप खुद बताएं कि सबसे अच्छी मेटल कौन सी है, किसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आजाद है, किसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्री होगा? ऑब्वियसली सही कहा, जिसका साइज बड़ा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा साइज सीजियम और फ्रेंशियम का है, जो कि नीचे है, तो उनकी कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। तो ये ट्रेंड ये होगा कि द मेटालिक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप फॉर द 1A एंड 2A। तो 1A और 2A में अगर हम देखें तो कंडक्टिविटी, या 3A में भी अगर बात करें तो डाउन द ग्रुप कंडक्टिविटी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। अब चलते हैं यहां पे, तो यहां पे अगर मैं ग्रुप ये 7A और 6A की बात करूं तो दे आर कंप्लीटली नॉन कंडक्टर्स, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती। तो यहां पे जो ग्रुप आपकी बुक में ज्यादा डिस्कस किया गया है दैट इज 4A, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। यहां पे अगर बात करूं तो ये जो लास्ट दो हैं टिन और लेड, ये तो है ही मेटल। सिलिकॉन और जर्मेनियम को अगर ले आए तो ये मेटलॉइड्स में आ जाएंगे, और कार्बन आपके पास नॉन मेटल है। तो पहली बात, ट्रेंड वही है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डाउन द ग्रुप क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। टिन और लेड की कंडक्टिविटी इतनी है कि इनके काउंटर पार्ट्स जो के हैं, काउंटर पार्ट्स क्या है? टिन के बिल्कुल सामने अगर लिथियम के सामने कार्बन है, सोडियम का सिलिकॉन है, पोटेशियम के सामने जर्मेनियम है, तो टिन के सामने रुबिडियम है और लेड के सामने सीजियम है। इनके काउंटर पार्ट्स जो है 1A के अंदर, इनकी कंडक्टिविटी, टिन की कंडक्टिविटी मैच करती है रुबिडियम के साथ और लेड की कंडक्टिविटी मैच करती है सीजियम के साथ। तो यानी ग्रुप 4A जिसमें बज़ाहिर टॉप पे नॉन मेटल है, उसके नीचे वाले मेंबर्स की कंडक्टिविटी इतनी ज्यादा है कि वो 1A के जो काउंटर पार्ट्स हैं उनके बिल्कुल उनके साथ मैच करती है। तो बात करते हैं सबसे ऊपर कार्बन की। एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है आपका इससे रिलेटेड, मैं मेंशन कर देता हूं कि कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड इज नॉन कंडक्टर व्हाइल इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज कंडक्टर। तो एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन को। तो कार्बन अगर आप देखें तो वो डायमंड की फॉर्म में भी पाया जाता है और ग्रेफाइट की फॉर्म में। तो डायमंड के अंदर जो है वो कार्बन के वैलेंस के अंदर जो 4 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि डायमंड के अंदर हर कार्बन आगे टेट्राहेड्रली 4 कार्बन से जुड़ा होता है, तो जिसकी वजह से डायमंड जो है वो नॉन कंडक्टर है। जबकि ग्रेफाइट के अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड, यानी यूं कह लें कि वैलेंस 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो यूटिलाइज्ड हुए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से ग्रेफाइट कंडक्टिविटी शो करता है। अब आ जाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का कोई ट्रेंड असाइन नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत ज्यादा वेरिएशन है। हाँ, यहां पे अगर हम बात करें 1B ग्रुप की, जो कि यहां मौजूद है 1B ग्रुप, और आपको पता है 1B में कौन सी आती हैं? कॉइनेज मेटल्स। तो कॉइनेज मेटल्स में अगर हम बात करते हैं क्या आता है? कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ये जो 3 मेटल्स हैं कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इनकी कंडक्टिविटी पूरे प्रोडक्ट टेबल में सबसे ज्यादा है। आप खुद देखें, आपके घरों में जो वायरिंग है सारी कॉपर की है, ठीक है, और सिल्वर और गोल्ड, ये तीनों एलिमेंट्स की कंडक्टिविटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनकी सबसे ज्यादा है। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का टॉपिक। मैं सारा समराइज कर देता हूं। हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हमें पता है वो चीज जो बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है वो कंडक्टर है। मेटल्स आर कंडक्टर एंड देयर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप
and conductivity decreases from left to right in a period. Non-metals are non-conductor, but carbon in the group 4 in the form of diamond is non-conductor, but in the form of graphite is fairly good conductor due to the presence of one free electron. In the group 4, when we move from top to bottom, the electrical conductivity increases. The tin and lead have electrical conductive values equal to their counterparts in group 1A. And in the last, we have studied that the coinage metals in the transition elements, the elements of 1B, are fairly have extraordinary good values of electrical conductance. अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी। हाँ तो स्टूडेंट्स, हाइड्रेशन एनर्जी की सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन अगर आप स्टडी करें, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड आर एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयन इज डिसॉल्व्ड इन वाटर टू फॉर्म इन्फिनिटली डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब इस डेफिनेशन को मैं अगर आपको समझाऊं तो आपको पता है कि जब भी कहीं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या बॉन्ड बनता है, जैसे आपको याद होगा लास्ट ईयर चैप्टर 6 में, पार्ट 1 की बुक में चैप्टर 6 में आपने एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़ा था। आपने देखा जब दो एटम आपस में करीब करीब आ रहे थे तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। क्यों? क्योंकि वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे थे। अगर स्टेबिलिटी आती है यानी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। इसी तरह जब भी कहीं पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑपरेट होती हैं, जैसे आपने चैप्टर 9 में पढ़ा था कि अगर एक सॉल्यूशन इस तरह बनता है कि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो सोल्यूट सॉल्वेंट में है वो ज्यादा हैं, सोल्यूट सॉल्वेंट में इंटरैक्शंस ज्यादा हैं, तो एनर्जी रिलीज होगी। उस तरह के सॉल्यूशन की जो फॉर्मेशन है वो एक्सोथर्मिक होगी। अगर दो एटम करीब आ रहे हैं तब स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, एनर्जी रिलीज होगी। इसी तरह अब अगर हम बात करते हैं, पानी के अंदर एक आयन को डिसॉल्व किया है और पानी क्या करेगा, पानी जो है उसके अंदर H पॉजिटिव है और अगर लिथियम आयन आ गया है, पानी ने इसको सराउंड किया है, इंटरैक्शंस क्रिएट हुई हैं। इस तरह के इंटरैक्शन को हाइड्रेशन कहते हैं। पानी जब हाइड्रेशन की डेफिनेशन, हाइड्रेशन एनर्जी की डेफिनेशन तो आपके सामने है। मैं हाइड्रेशन क्या होता है वो बता देता हूं। हाइड्रेशन वो प्रोसेस है जिसमें पानी ऑपोजिटली चार्ज आयंस को सराउंड करता है और फिर उनके साथ इंटरैक्ट करता है। यानी पानी के अंदर एक तो O है वो नेगेटिव है, वो क्या करेगा, वो पॉजिटिव को सराउंड करेगा और उसके साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब ये फोर्सेस अगर आप देखें कौन सी फोर्सेस हैं, लास्ट ईयर चैप्टर 4 में आपने पढ़ा था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की 4 टाइप्स। आपने पढ़ा था डायपोल डायपोल, आपने ये पढ़ा था आयन डायपोल, आपने ये पढ़ा था डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, और फोर्थ वन आपने पढ़ी थी इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, यानी जिसे लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस कहा था। तो आप बताएं कि यहाँ पे जब पानी के साथ आयन को ऐड किया है तो पानी और आयन के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ये आई है, इसको क्या कहेंगे उन चारों में से? सही कहा, आयन एंड डायपोल। पानी एक डायपोल है और लिथियम एक आयन है, तो आयन और डायपोल के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आ रही हैं इनको हम आयन डायपोल फोर्सेस कहेंगे। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें पानी आयंस को सराउंड कर लेता है, सराउंड करने के बाद उनके साथ इंटरेक्शन भी क्रिएट करता है, तो इस तरह के प्रोसेस को हाइड्रेशन कहते हैं। और ये प्रोसेस हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। आपकी बुक के डेफिनेशन के अंदर चूंकि एब्जॉर्ब भी लिखा है तो मैंने वो डेफिनेशन वही बताई है, लेकिन मैं साथ ये भी बताता चलूं कि मोस्टली या ज्यादातर हाइड्रेशन एनर्जी एक्सोथर्मिक ही होती है जब भी पानी सराउंड करेगा। अब यहाँ पे इन्फिनिट डाइल्यूशन का क्या मतलब है? तो इन्फिनिट डाइल्यूशन भी आपने चैप्टर 9 पार्ट 1 की बुक में पढ़ा था। मैं मेंशन कर देता हूं इन्फिनिट डाइल्यूशन कि जब 1 मोल किसी भी आयन के साथ पानी के 800 से 1000 मोल होंगे तो उसको हम इन्फिनिट डाइल्यूशन कहते हैं। तब जो हीट रिलीज होगी उसको हम हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। तो पानी के अंदर जब भी कोई आयन आएगा 1 मोल
और एक इनफिनिट डाइल्यूशन बनेगा, तब जो एनर्जी रिलीज होगी या इन द केस एब्जॉर्ब होगी तो उसको हम हाइड्रेशन एनर्जी कहेंगे। अब अगर आप देखें इसमें फैक्टर क्या है, फैक्टर है जी चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज ओवर साइज। तो देखें चार्ज हायर चार्ज ज्यादा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा, अगर चार्ज कम होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी भी कम होगी। दूसरा फैक्टर है साइज बड़ा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी लो होगी, एंड वाइस वर्सा, अगर ये लो साइज स्मॉलर साइज होगा तो हाई हाइड्रेशन एनर्जी होगी। एग्जांपल्स के तौर पे अगर आप देखें तो आप मुझे बताएं लिथियम और सोडियम। लिथियम और सोडियम की हाइड्रेशन एनर्जी को अगर आप देखते हैं तो इन दोनों में से किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए? सोचें जी, बिल्कुल किसकी ज्यादा होनी चाहिए, लिथियम की ज्यादा होगी या सोडियम की ज्यादा होगी? तो इस चीज को आंसर करने के लिए हम तो पहले देखेंगे, तो फैक्टर तो दो हैं, चार्ज और साइज। लिथियम पे भी चार्ज +1 है, सोडियम पे भी चार्ज +1 है। चार्ज के लिहाज से तो दोनों बराबर है, तो फिर लिथियम का साइज और सोडियम का साइज, किसका साइज बड़ा है? साइज सोडियम का साइज बड़ा है। तो साइज अगर लार्ज होगा लो हाइड्रेशन एनर्जी, तो सोडियम का साइज बड़ा है तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? लो होगी। तो यहां पे आंसर हमें मिल गया है कि जो लिथियम और सोडियम का अगर हम कंपेयर करते हैं तो किसकी हाइड्रेशन एनर्जी थोड़ी होगी? सोडियम की। अब अगर हम कंपेयर करते हैं सोडियम और मैग्नीशियम को, तो पहला फैक्टर क्या है? चार्ज किस पे ज्यादा है? मैग्नीशियम पे 2 है, सोडियम पे 1 है। तो दोनों में चार्ज किस पे ज्यादा है? चार्ज के लिहाज से तो मैग्नीशियम की टिक हो गई, उसकी ज्यादा होगी। दूसरा फैक्टर साइज, तो पीरियड में जब जाते हैं साइज छोटा होता है, तो मैग्नीशियम का साइज क्या है? छोटा है। मैग्नीशियम आयन का साइज भी छोटा है, क्योंकि सोडियम ने तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने पर साइज छोटा और 2 करने पर और छोटा हो जाता है। तो यहां पे अगर हम देखें तो सोडियम के मुकाबले में मैग्नीशियम की हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। मैं वैल्यू साथ मेंशन कर रहा हूं, इनको भी देखिएगा। सोडियम के मुकाबले में मैग्नीशियम की वैल्यू को अगर आप गौर करें तो काफी डिफरेंस नजर आएगा आपको। फिर मैग्नीशियम और एल्युमिनियम को अगर हम कंपेयर करते हैं तो आप बताएं, चार्ज एल्युमिनियम पे 3 है, मैग्नीशियम पे 2 है, चार्ज ज्यादा होगा, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, एल्युमिनियम चार्ज के लिहाज से ऊपर जा रहा है। तो पीरियड में साइज डिक्रीज हो गया, साइज छोटा होगा, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, तो एल्युमिनियम की इससे भी ज्यादा है। कंपेयर करके देख लेते हैं। तो अब अगर हम देखते हैं पीरियड में ट्रेंड, तो पीरियड में चूंकि आयन का साइज छोटा होता जाता है, चार्ज बढ़ता है, तो हाइड्रेशन एनर्जी भी बढ़ती है। तो नेगेटिव आयन की हाइड्रेशन एनर्जी अपनी है, पॉजिटिव आयन की अपनी है, अलग है। नेगेटिव में भी अगर आप देखेंगे, चूंकि अब देखिए अब आप कंपेयर कर ले Na पॉजिटिव को और Cl नेगेटिव को, तो इन दोनों में से किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली पॉजिटिवली चार्ज आएगी, क्योंकि अगर आप सोडियम को देखें तो इसका साइज, दोनों पे चार्ज 1 है, चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन साइज नेगेटिव आयन का बड़ा होता है, पॉजिटिव आयन छोटा होता है। ठीक है, यह भी उसी पीरियड में है जिस पीरियड में क्लोरीन है। ठीक है, दोनों सेम पीरियड में है, लेकिन सोडियम का साइज छोटा है, Na पॉजिटिव का साइज छोटा है और Cl नेगेटिव का साइज बड़ा है, जिस वजह से सोडियम की हाइड्रेशन एनर्जी क्लोरीन के मुकाबले में ज्यादा है। तो बच्चों ये हमारा टॉपिक था आज, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी से रिलेटेड भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, जैसे कि मैं मेंशन कर रहा हूं कि सबसे पहले उसने क्वेश्चन के अंदर आपको ट्रेंड बताया हुआ है कि एल्युमिनियम हैज हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी, हैज ग्रेटर हाइड्रेशन एनर्जी देन मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम हैज ग्रेटर देन सोडियम। तो एक्सप्लेन करना है। तो इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कैसे करेंगे? तो बड़ी आसानी से इसका आंसर किया जा सकता है। आप इसको रिलेट करें चार्ज डेंसिटी के साथ और आप बताएं कि एल्युमिनियम बीइंग द स्मॉलेस्ट अमंग दीज 3 आयंस हैविंग ग्रेटेस्ट चार्ज हैव हाईएस्ट चार्ज डेंसिटी। तो उसके पास चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से उसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा। उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई है
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपके साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।